इस वीडियो में आपका स्वागत है। हम लोग आज सीखने वाले हैं कक्षा 3 का रसायन शास्त्र और चैप्टर 1 रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण। और जो बच्चे 9th 10th में है और किसी भी बोर्ड के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और उनको एक ऐसे चैनल की आवश्यकता है जहां पे मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो यानी सभी सब्जेक्ट का बेसिक से क्रम वाइज जो है वीडियो उनको चाहिए, जिसके लिए आपको किसी भी प्रकार का पैसा पेड नहीं करना है, तो आप ये चैनल आपके लिए है। आप इस चैनल से जुड़ सकते हैं और जुड़ने के लिए आपको एक छोटा सा काम करना है कि नीचे जो सब्सक्राइब बटन है आप उसको ऑन कर सकते हैं। मैं चंदन कुमार जो UHS गुरबिया ब्लॉक घोड़ासहान इस चंपारण में एक सरकारी शिक्षक हूं और आपके लिए जो है ये वीडियो खासकर वैसे बच्चे के लिए जो हिंदी भाषी के हैं और उनको एक अच्छी कोचिंग की जो है रिक्वायरमेंट है और वो मिल नहीं रहा है, तो मैं आपको क्रम से पूरे जो है टॉपिक को समझाने का प्रयास करूंगा। जो भी प्रश्न आपको नहीं आए आप कमेंट बॉक्स में लिखें या पर्सनल जो व्हाट्सएप नंबर है आप वहां भी शेयर कर सकते हैं, उसका जवाब जो है देने की हर हाल में कोशिश करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो, रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण यानी केमिकल इक्वेशन एंड रिएक्शन। तो ये पाठ पढ़ने से पहले इसके कॉन्सेप्ट मैप को देख लेते हैं कि इसमें हम लोग को क्या क्या पढ़ना है। कॉन्सेप्ट मैप का मतलब है माइंड मैप, इसमें कितने जो है टॉपिक समाहित है उसको देखते हैं। तो जैसे फर्स्ट टॉपिक है रासायनिक अभिक्रिया यानी केमिकल रिएक्शन किसे कहते हैं। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे रासायनिक अभिक्रिया के अभिलक्षण यानी विशेषता, उसकी क्या क्या विशेषता होती है, प्रॉपर्टीज होती है। फिर उसके बाद पढ़ेंगे रासायनिक समीकरण यानी केमिकल इक्वेशन क्या होते हैं। फिर उसके बाद जो है अभिकारक और उत्पाद क्या होते हैं, रासायनिक समीकरण लिखने के नियम और उसका क्या क्या महत्व है, उससे क्या क्या जो हमको फायदा मिलेगा। संतुलित समीकरण और असंतुलित समीकरण यानी बैलेंस और अनबैलेंस इक्वेशन क्या होते हैं, और रासायनिक समीकरण को कैसे संतुलित किया जाता है उसके जो नियम पढ़ेंगे। जो कई नियम है लेकिन उसमें से हम 2 पढ़ेंगे, हीट एंड ट्रायल विधि, इसको अनुमान विधि भी कहते हैं या तुक्का विधि के नाम से भी जाना जाता है। उसके बाद बीजगणितीय विधि अलजेब्रिक मेथड, और ऐसी आंशिक विधि भी है, हम उसको भी देखेंगे। तो इसके बाद हम पढ़ेंगे विभिन्न प्रकार के रासायनिक अभिक्रिया यानी टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस, जो मुख्य रूप से ये है और इससे संबंधित और भी कुछ है उसको भी देखते हैं। जैसे फर्स्ट में है संयोजन अभिक्रिया या संश्लेषण अभिक्रिया, जिसको हम लोग कॉम्बिनेशन या सिंथेसिस रिएक्शन भी के नाम से भी जानते हैं। उसके बाद है फ्यूजन अभिक्रिया या अपघटन अभिक्रिया। यह अभिक्रिया इसका जो है अपोजिट उल्टा है और ये 3 प्रकार से जो है घटता है। उष्मीय अपघटन यानी हीट के द्वारा, इलेक्ट्रिक के द्वारा और लाइट के द्वारा यानी वैद्युत अपघटन अभिक्रिया और रासायनिक प्रकाश अभिक्रिया। उसके बाद है एकल विस्थापन अभिक्रिया जिसको लोग सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी कहते हैं, और इसी का एक और नाम होता है कि प्रतिस्थापन अभिक्रिया। द्विविस्थापन अभिक्रिया डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। उसके बाद है उदासीनीकरण अभिक्रिया। उसके बाद है ऑक्सीकरण और अवकरण अभिक्रिया जिसको ऑक्सीडेशन एंड रिएक्शन के नाम से भी जानते हैं, और एक उसका एक और नाम है उपचयन और अपचयन अभिक्रिया। इससे निकल के कुछ और भी रिएक्शन आते हैं। जब ये सब घटित होता है तो इसमें से कुछ और भी गुण प्रॉपर्टीज मिलता है जिसको हम लोग यहाँ पे समाहित किया है, वह है अवक्षेपण अभिक्रिया। उसके बाद है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। उसके बाद है ऊष्माशोषी अभिक्रिया, उत्क्रमणीय और अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया, ऑक्सीकारक और अवकारक तथा इसके दैनिक जीवन में क्या प्रभाव होते हैं, यह है दहन और ज्वाला, LPG द्रव, पेट्रोलियम गैस। ये जो है यानी LPG और CNG जो होते हैं। तो इतना था रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण के टॉपिक थे कक्षा 3 का। तो इस चैप्टर को हम लोग एकदम बेसिक से कंसेप्ट से पढ़ेंगे। इस पाठ को पढ़ने से पहले हम लोग 8th क्लास में पढ़े थे कि भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन क्या होता है। तो जो यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल दिया गया है उसको सीख लेते हैं। देखिए, भौतिक परिवर्तन का मतलब होता है इसमें कोई नया पदार्थ नहीं बनता है। वैसे परिवर्तन जिसमें कोई नया पदार्थ नहीं बनता है भौतिक परिवर्तन कहलाते हैं, और वैसे परिवर्तन जिसमें कोई नया पदार्थ बनता है तो उससे हम रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। जैसे इसमें देखना है कि दूध का दही बनना, फलों का पकना, पानी का बर्फ में बदलना। तो इस जितने भी टॉपिक है सबको इमेज के द्वारा देखते हैं कि कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में जो है आ जाए और आसानी से जो है आप दोनों टॉपिक को समझ। दूध यानी मिल्क है, अगर ये दूध फट जाए तो क्या हम दूध ला सकते हैं? नहीं ला सकते हैं, दूसरा ला सकते हैं, लेकिन ये दूध पे नहीं बनेगा। तो ये हो गया आपको रासायनिक परिवर्तन। अगर इसी दूध में थोड़ा सा जोड़न रख दे यानी दही रख दे तो क्या ये ठंडा करने के बाद तो दही में बन जाएगा। तो क्या दही से दूध ला सकते हैं? नहीं ला सकते हैं। तो ये हमारा रासायनिक परिवर्तन।
उसके बाद है बारिश का होना। तो हम लोग जानते हैं कि बारिश कैसे होती है। देखिए जब सूरज उदय होते हैं तो सूरज की गर्मी से जितने भी पानी जो धरती पे हवा में हो, पेड़ पौधे में हो, पृथ्वी पे हो, सागर महासागर, नदी, तालाब, पोखरा, कॉल, जहाँ भी हो, सभी का पानी जो है वाष्पित होता है, वायुमंडल में जाता है और वहाँ पे संघनित होकर के फिर पानी की बूंदों में बदल जाता है और वहीं धरती पर टपकता है। तो ये प्रक्रिया साइक्लिक ऑर्डर में होता रहता है। तो ये जो है हमारा रासायनिक परिवर्तन न होकर के भौतिक परिवर्तन है। इसके बाद है पहाड़ पे बर्फ बनना। तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे पानी बर्फ में बन जाता है और फिर 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे पानी का जो घनत्व होता है सबसे ज़्यादा, यानी आयतन सबसे ज़्यादा होता है। तो ये भी क्या है, बर्फ पिघलेगा तो उसके बाद पानी बनेगा, फिर गर्म होगा तो आकाश में जाएगा। तो ये भी जो है आपको भौतिक परिवर्तन ही है। अब है देखिए इडली डोसा। इडली डोसा जो है मुंह में पानी आ गया होगा। तो यहाँ पे इडली जो है आपको चावल से बनता है और उसी में दाल का भी मिक्सचर होता है। तो क्या इडली डोसा बन जाएगा तो क्या फिर इससे जो हम दाल और चावल ला सकते हैं? नहीं ला सकते। तो ये जो है आपको रासायनिक परिवर्तन है। उसके बाद देखिए आम। यहाँ पे एक खास आम है और ये भी है, ये पक्का है, ये पक्का है, कच्चा है। और क्या पका दीजिए, अब मालूम चला कि अब कोई खाने वाला नहीं है तो फिर क्या कच्चा आम ला सकते हैं? नहीं ला सकते। ये आपको रासायनिक परिवर्तन का एग्जाम्पल है और आपको बताना है कि ये कौन सा आम है। ये जो है यूपी में पाया जाता है। और देखिए इसके बाद है, अब इस तरीके से हम लोगों ने देखा कि दूध का दही बनना। देखिए दूध का दही बनना रासायनिक परिवर्तन। अब जैसे इसको पढ़ रहे हैं आपके दिमाग में वो सारी बातें आ रही होगी। फलों का पकना रासायनिक परिवर्तन, पानी का बर्फ में बदलना ये भौतिक परिवर्तन, भोजन का बनना रासायनिक परिवर्तन, मोमबत्ती का जलना रासायनिक परिवर्तन, बर्फ का पिघलना, देखिए बर्फ पिघलेगा भौतिक परिवर्तन, फिजिकल चेंज। मोमबत्ती का पिघलना ये भौतिक हो जाएगा। देखिए मोमबत्ती का जलना और मोमबत्ती का पिघलना, जब भी मोमबत्ती जलेगी तो वह गैस में बदलेगा तो यह रासायनिक परिवर्तन होगा, जबकि पिघलेगा तो भौतिक परिवर्तन होगा। तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। पौधों में फूल का उगना, तो ये है आपको, जैसे देखिए यहाँ पे पौधा है, फूल आ गया है, तो ये जो है आपको रासायनिक परिवर्तन है। इडली तथा अथवा ढोकला बनाने के लिए चावल के आटे और दाल का किण्वन, तो ये जो आपको रासायनिक परिवर्तन है। वर्षा का होना भौतिक परिवर्तन और सांस लेना या श्वसन प्रक्रिया यह रासायनिक परिवर्तन। अब हम लोग देखते हैं कि भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन के बाद रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है। तो देखिए रासायनिक अभिक्रिया एक प्रकार का रासायनिक परिवर्तन ही है। तो देखिए रासायनिक परिवर्तन, ये जो परिभाषा नोट किया गया है इसको हम पढ़ रहे देखेंगे कि जब कोई पदार्थ अकेले या दो से ज़्यादा के साथ कॉम्बिनेशन करता है और नया पदार्थ का निर्माण करता है तो यह जो परिवर्तन है आपको रासायनिक परिवर्तन कहलाता है। और जो नया पदार्थ बनता है उसके गुणधर्म जो जिससे बना है उसके गुणधर्म से एकदम अलग होता है। या हम इसको भी देख सकते हैं कि विभिन्न परिस्थितियों में जब एक पदार्थ दूसरे पदार्थ के साथ मिलकर या स्वयं ही एक या अधिक नवीन का मतलब नया मैटर यानी पदार्थ प्रदान करता है, बनाता है, और नवीन पदार्थ के गुण नए पदार्थ के गुण मूल पदार्थ के गुणों से क्या होता है, अलग होता है। तो ऐसी अभिक्रिया को रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। यह छोटा सा परिभाषा है। रासायनिक अभिक्रिया वे प्रक्रिया है जिसमें नए गुणधर्मों के साथ नए पदार्थ बनता है। जैसे यहाँ पे देखिए, जैसे ये यहाँ पे जो है देखिए यह हाइड्रोजन है और ये ऑक्सीजन है। तो हाइड्रोजन को हम लोग H2 से लिखते हैं और ऑक्सीजन को O2 से लिखते हैं और यही मिल के बना लेता है क्या चीज़, H2O, जो क्या है जल बनाया। और हाइड्रोजन का काम होता है कि किस तरीके से इसके प्रॉपर्टीज एक दूसरे से क्या होते हैं, अलग है। जैसे देखिए हाइड्रोजन जलता है, ऑक्सीजन जलने में सहायक करता है, और जबकि जल जो है जो जल रहा है उसको जो है बुझाने का काम करता है। तो इसकी और ये भी अंतर है कि ये दोनों गैस है और ये क्या है, लिक्विड है। एक और एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे मान लेते हैं कार्बन। कागज़ को जलाइए तो वो ऑक्सीजन में जलेगा और बना लेगा कार्बन डाइऑक्साइड। तो दोनों का जो है गुण क्या है, अलग अलग है। तो हम देख सकते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया में जो भी पदार्थ मिल करके नए पदार्थ बनाता है तो इसके गुण जो है दूसरे गुण के क्या होते हैं, अलग होते हैं। एक और एग्जांपल देखते हैं, जैसे मान लेते हैं जिंक है और सल्फ्यूरिक H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल है। तो ये आपको ZnSO4 और हाइड्रोजन गैस क्या करेगा, निकालेगा। तो ये भी जो है रासायनिक अभिक्रिया का ही एग्जाम्पल है। यानी रासायनिक अभिक्रिया में कोई भी पदार्थ मिलेगा तो नए पदार्थ का निर्माण करेगा।
अब रासायनिक अभिक्रिया की वर्किंग प्रोसेस किस तरीके से काम करती है इसको समझते हैं। तो देखिए रासायनिक अभिक्रिया में होता क्या है कि रासायनिक अभिक्रिया में जो भी पदार्थ भाग लेते हैं वह तत्व हो सकते हैं, अणु हो सकते हैं या यौगिक हो सकते हैं, कंपाउंड हो सकते हैं। तो वे सभी जो है आपस में रीअरेंज होकर के नए पदार्थ का निर्माण करते हैं। यानी प्रेडिक्टेबल जो आवर्त सारणी उसमें जितने भी तत्व समाहित हैं, हम लोग 20 तक तो याद ही कर लेते हैं, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ये सभी क्या है, तत्व है। और ये सभी मिल करके कुछ ना कुछ जो है पदार्थ बनाते हैं और वही जो है आपस में रीअरेंज होते हैं। जैसे देखिए कार्य विधि कैसे है, जब कोई पदार्थ तत्व या यौगिक किसी दूसरे पदार्थ के साथ सहयोग करता है यानी मिलता है, तब उन पदार्थों के अणु परमाणु में क्या होते हैं, टूट जाते हैं और वही परमाणु पुनः संगठन रीअरेंज होकर के भिन्न पदार्थ का निर्माण करते हैं और इस प्रक्रिया को रासायनिक अभिक्रिया, केमिकल रिएक्शन कहा जाता है। और रासायनिक अभिक्रिया के दौरान एक तत्व के परमाणुओं का किसी दूसरे तत्व के परमाणु में परिवर्तन नहीं होता, केवल परमाणुओं का आपस में रीअरेंज होता है। यानी जैसे यहाँ पे हाइड्रोजन का ऑक्सीजन है तो H2O हो गया, इसमें कहीं भी लोहा चाहे कॉपर चाहे जिंक ये सब जो है नहीं आएंगे, क्योंकि इसमें नहीं है तो इसमें भी नहीं आएंगे। यही जो आपस में क्या होगा, रीअरेंज होगा। जैसे यहाँ पे जिंक है, हाइड्रोजन है, सल्फर है, ऑक्सीजन है, तो यही 1 2 3 4 चारे तत्व ही रहेंगे, इसमें एक्स्ट्रा कोई एंट्री नहीं मारेगा। तो ये जो है रासायनिक अभिक्रिया है। यानी इसका अर्थ क्या हुआ कि जो भी भाग लेगा उसके परमाणु या अणु आपस में ही रीअरेंज करके नए पदार्थ का निर्माण करेगा। जैसे यहाँ पे है, जैसे मान लेते हैं कि ये जो है आपको प्रोपेन है जो एल्केन समूह का है, यह ऑक्सीजन के साथ मिला और कार्बन डाइऑक्साइड और जल बनाया। तो हम जानते हैं जितने भी एल्केन है वो ऑक्सीजन के साथ मिल करके कार्बन डाइऑक्साइड और जल में बनता है। चैप्टर नंबर 4 में इसको पढ़ेंगे। अभी फिलहाल यहाँ पे देखना है कि कैसे इसके परमाणु आपस में बदल रहे हैं। तो देखिए कार्बन 3 है, तो जो ब्लैक कलर का जो गेंद टाइप का बॉल टाइप का है मानते हैं कार्बन है, और जो व्हाइट कलर का जो बॉल इसमें लगा हुआ है वह क्या है, हाइड्रोजन है, और जो रेड कलर का बॉल है वो क्या है, ऑक्सीजन है। तो देखिए कार्बन इसमें कितना है, 3 है, तो 1 2 3, तो इधर भी 3 होंगे। देखिए 1 2 3 हो गए। हाइड्रोजन कितने, 8 है, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो इधर भी कितना होंगे, 8 है। ऑक्सीजन देखिए 5 दूनी 10 है, तो यहाँ पे देखिए 2 2 4 2 6 2 8 2 10, तो इधर भी ऑक्सीजन देखिए 3 दूनी 6, या यहाँ भी रेड करके देख सकते हैं 6, इसमें 2 8 है 2 10। तो क्या हो रहा है कि जितने भी इसमें पदार्थ जो यौगिक के जो परमाणु इसमें शामिल है उतना ही जो है इधर भी बना रहा है। यानी सभी की कार्बन भी बैलेंस है, हाइड्रोजन भी बैलेंस है और ऑक्सीजन भी क्या है, बैलेंस है। यानी परमाणुओं का केवल रीअरेंज होता है, यानी उसमें नए परमाणु नहीं आते हैं, और इस तरीके से रासायनिक अभिक्रिया काम करती है। अब यहाँ पे देखिए जैसे मान लेते हैं कि मोमबत्ती है, तो मोमबत्ती, मोम जो बत्ती है तो उसी को क्या कहते हैं, मोमबत्ती। तो जब ये जलती है, चलिए हम इसको जला भी देते हैं, तो इसमें से पिघलता है और इसके मोम जो पहले भाप में बदलते हैं और उसके बाद क्या होते हैं, जलते हैं। तो यहाँ भी क्या है, रासायनिक परिवर्तन ही है, यानी कार्बन प्लस ऑक्सीजन मिलकर के कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा। अब हम लोग सीखते हैं कि अभिकारक और उत्पाद क्या होते हैं। तो देखिए जितनी भी रासायनिक क्रिया होती है उसमें जो भाग लेता है तो वह कहलाता है अभिकारक, और जो इससे बनता है तो वह कहलाता है हमारा उत्पाद, प्रोडक्ट या प्रतिफल। जैसे देखिए मान लेते हैं चाय बनाना है, तो चाय में चाय पत्ती, दूध, चीनी आदि सब लगाते हैं, तो ये सब जो है आपको अभिकारक होंगे, और फाइनली जो चाय बन के तैयार होगा तो वह हमारा प्रतिफल या उत्पाद कहलाएगा। या खीर पूरी ही बनाना है, तो खीर पूरी बनाने के पहले उसमें बासमती का चावल, चीनी, दूध, काजू, किशमिश, बादाम सब डालते हैं, तो ये जो है हमारा अभिकारक, और जो फाइनली जो खीर बन के तैयार होगा वह हमारा उत्पाद होगा। अब यहाँ पे प्रश्न है कि उत्पादों की संख्या कितना होगा, अभिकारक का कितना होगा। तो देखिए अभिकारक 1 भी हो सकते हैं, ज़्यादा बना सकते हैं, 2 हो सकते हैं, 1 बना सकते हैं, या 1 हो सकते हैं, 2 से ज़्यादा बना सकते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए कैल्शियम कार्बोनेट है जो CaO और कार्बन डाइऑक्साइड में क्या हुआ, बदला। इसको चूना पत्थर भी कहते हैं, और इसको हम लोग बोलते हैं चूना कलिए, बिना बुझा हुआ चूना। तो अभी अगर आपको इसका नाम नहीं मालूम है कि ये जो है पोटेशियम क्लोरेट है, लेड नाइट्रेट है, तो
तो आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। इसके आने वाला वीडियो जो इसी पे होगा, लगभग आपको 71-72 नहीं 150 फार्मूले को तैयार करना सिखाएंगे, मात्र जो है आपको छोटे सा वीडियो में। तो देखिए अब इसमें देखिए क्या देखना है कि एक है तो यहाँ 2 टूटा 2 टूटा 3 टूट गया। फिर उसके बाद अभिकारक जो है यहाँ पे 2 है तो 1 ही बन गया, 2 है तो 1 बन गया, यहाँ पे 2 है तो 2 बना, 2 है तो कितना 3 बना। यानी अभिकारक की संख्या और उत्पाद की संख्या आपको फिक्स नहीं रहेगी, वो अपने अनुसार क्या होंगे, रीअरेंज होंगे। जो बच्चे इससे जुड़ करके अपने एकेडमिक पढ़ाई पॉलिटेक्निक ITI को जारी रखते हैं, क्रम से बेसिक से सीखना चाह रहे हैं, तो आप इस चैनल से जुड़ सकते हैं और अपने तैयारी को एक नई दिशा दे सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, फार्मूला कैसे क्रिएट किया जाता है। तब तक आप इस प्रश्नों को अभ्यास करें।